हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो, स्किप मत करना दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% वादा करते हैं आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि पिछले 5 सालों का जो मॉडल पेपर है अतिल गुत्रे जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं 2020 से लेकर 2025 तक, सभी क्वेश्चन इस पूरे वीडियो में मिलने वाला है। एक मैराथन होने वाला है, सिंपल सरल शब्दों में आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों बस रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लेना, घाटा नहीं होगा, फायदा आपको 100% जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं 2020 से लेकर 2025 तक कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको पता चल जाए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2020 का सेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं 2020 में। आइए इसका उत्तर देखते हैं, कैसे यहाँ पे आप इसका उत्तर लिखेंगे सिंपल सरल शब्दों में। एक फास्ट रिवीजन होगा, समझने का प्रयास करेंगे, सिंपल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 9वां नंबर क्वेश्चन है, मानव भूल को परिभाषित कीजिए। एवरग्रीन क्वेश्चन है भाई, हर साल पूछा जाता है, मानव भूल को परिभाषित कीजिए। इसमें उत्तर लिखेंगे, मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य, उनके समाज, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों, प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। आप सिंपल भाषा में इसको ले सकते हैं कि मानव, ठीक है, मानव और प्रकृति, मानव प्लस प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध होता है, इसी अंतर संबंध को मानव भूगोल कहा जाता है, सिंपल परिभाषा। इसके बाद इनके जनक हैं मानव भूगोल के रटजल हैं। रटजल ने एक परिभाषा लिखा है, बहुत सिंपल परिभाषा है कि मानव समाजों, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना होता है, क्योंकि मानव जो है, ये पूरा मानव समाज धरातल पे जो भी संसाधन है उसका उपयोग करता है, इसका मतलब मानव धरातल से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे संश्लेषित शब्द यूज किया गया है। तो मानव समाजों और धरातल के बीच में जो संश्लेषित अध्ययन है ना, इसी को मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात से क्या समझते हैं। लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। तो लिंगानुपात का अर्थ है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। आगे इसमें नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI से आप क्या समझते हैं। तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है, किस चीज का, मानव विकास का मापक है, जिसके द्वारा किसी देश के मानव विकास के स्तर को मापा जाता है। ये 3 बातें मुख्य होती हैं, बस आप इतना परिभाषा लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए लिखा है डिटेल में कि किस आधार पे मापा जाता है। आयु यानी जीवन प्रत्याशा के आधार पे, कौन कितना साल जीता है उसके आधार पे मानव विकास तय होता है। एग्जाम्पल से अगर बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 90 साल जीता है, ठीक है, और दूसरा कोई व्यक्ति है जो सिर्फ 60 साल ही जीता है, तो आप कुछ बताइए कि ज़्यादा विकास कौन करेगा, जो ज़्यादा लंबा समय तक जिएगा। तो इसीलिए जीवन प्रत्याशा का मतलब कि आयु कितनी जी सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक स्तर। शैक्षिक ये होता है जैसी होती है वैसे मानव विकास होता है। फिर इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आय है। आय जिसकी जितना ज़्यादा होगी मानव विकास उतना ज़्यादा करेगा, सिंपल। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा कि चतुर्थक सेवाओं का वर्णन कीजिए। जो चतुर्थक सेवा होती है उसके बारे में लिखना है। तो चतुर्थक सेवाएं वे सेवाएं हैं जिसमें ज्ञान, सूचना, विशेषज्ञ इनका उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें शामिल किया जाता है सूचना तकनीकी ने IT सेक्टर को, अनुसंधान को, हम ये कह सकते हैं कि जिसमें उच्च सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है उसे चतुर्थक सेवा कहा जाता है, जिसमें सूचना तकनीकी, अनुसंधान यानी खोज। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाएंगे आपके पेपर में। भारत के 2 जूट उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए। जिसमें लिखेंगे पश्चिम बंगाल और बिहार। तो उसमें जो है आप यहाँ पे जो है बाप के नाम से याद कर सकते हैं, बाप के नाम से। ठीक है, बाप जो है जूठा नहीं खाता, आप उसको याद कर सकते हैं, बाप का जूठा आप नहीं खाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो बात से हो जाएगा आपका बिहार, पास हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर में स्थित 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो पूर्वोत्तर का मतलब हो जाएगा आपका ये वाला सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे पड़ेगा आपका कोलकाता और नीचे पड़ेगा यहाँ पे चेन्नई। तो अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो कोलकाता और ऊपर यहाँ पे हल्दिया है, तो आप यहाँ पे हल्दिया
ठीक है, हल्दिया, ये दोनों पश्चिम बंगाल पे है। चेन्नई मत लिखिए, चेन्नई आप दक्षिण में है चेन्नई, तो आप पूर्वोत्तर में जो है हल्दिया और जो है कोलकाता लिख सकते हैं। दोनों कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट है सड़क परिवहन के 2 लाभ बताइए। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा यहाँ पे, सड़क परिवहन के 2 लाभ बताना है। आप जिंदगी में कभी न कभी सड़क पर चले होंगे, तो सड़क परिवहन द्वार से द्वार तक सेवा प्रदान करता है, यानी घर घर तक सेवा प्रदान करता है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, घर घर सेवाएं प्रदान करता है, डोर टू डोर। ठीक है, दूसरा है कम दूरी, कम समय, कम सामान के लिए सुविधाजनक होता है। अगर मान लो अपने स्कूल आप जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो हवाई जहाज से थोड़ी जाएंगे, आप साइकिल से जाएंगे और रोड से जाएंगे, तो कम दूरी कम सामान के लिए सबसे उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। क्यों स्थानीयकरण होता है उद्योगों का? तो उसमें लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारक। उसमें लिखेंगे पहला कच्चे माल की उपलब्धता, यानी जहाँ कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं वहाँ जो है उद्योग स्थापित होते हैं। तो उद्योग वहाँ लगते हैं जहाँ कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है परिवहन की सुविधा भी होनी चाहिए। अच्छी सड़क, रेल या फिर बंदरगाह वाली जगह पर उद्योग तेजी से विकसित होते हैं, क्योंकि सामान वहां से आसानी से पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे 2020 का सर देख लेते हैं। 2020 में देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिले हैं और यहाँ पे इसका उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो मानव संसाधन के से क्या तात्पर्य इसमें लिखेंगे, मानव संसाधन से तात्पर्य किसी देश की शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ और कुशल जनसंख्या से होता है, जो देश विकास के योगदान में सहायक होते हैं। कहने का मतलब इसमें आपके इंजीनियर आ जाते हैं, इसमें आपके शिक्षक आ जाते हैं, इसमें डॉक्टर, वकील आ जाते हैं। जितने प्रशिक्षित होते हैं, स्वस्थ होते हैं, कुशल होते हैं, वही जनसंख्या काम करती है और वही जनसंख्या देश को आगे बढ़ाती है। तो इसी को मानव संसाधन कहा जाता है। अगला यहाँ पे है विश्व की अधिक जनसंख्या वाले 2 देशों का नाम लिखे, तो सभी को पता होगा चीन और भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया में विभेद कीजिए, यानी अंतर बताइए। आपको बता दें क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा डिटेल में इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे प्राथमिक क्रिया की बात करें तो प्रकृति से सीधे संसाधन प्राप्त किया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। वही उदाहरण के तौर पर बात करें क्या क्या इसमें आ सकता है, तो कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्य पालन, मछली पालन इसमें आ जाता है। वहीं द्वितीय क्रिया की बात करें तो जो प्राथमिक क्रिया होती है इसी को जो है द्वितीय क्रिया में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लो कपास से कपड़ा बनाना, तो कपास ये प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा और कपड़ा जो हो जाएगा द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, तो गन्ना प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा और चीनी जो है आपका द्वितीय क्रिया में आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुच्छित बस्ती, गुच्छित बस्ती नाम से स्पष्ट गुच्छे की तरह होगा, यानी वे गांव होते हैं जिनमें सभी घर एक दूसरे के पास या झुंड में होते हैं, उसे गुच्छित बस्ती कहा जाता है। ऐसी बस्तियां गंगा के मैदानों में, नदी घाटियों में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगरों की विशेषता का परीक्षण कीजिए। तो 10 लाखी नगर कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे 1 मिलियन प्लस जो है आबादी होती है। ठीक है, जैसे कि लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी है, आगरा है, यहाँ पे 10 मिलियन 10 लाख की आबादी देखने को मिलती है। इनकी क्या विशेषता होती है? यहाँ घनी जनसंख्या देखने को मिलती है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, विकसित परिवहन देखने को मिलते हैं, सड़क है, रेल है, बस है, मेट्रो, इनकी अच्छी सुविधा देखने को मिलती है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे है कि प्राकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रकार के आधार पे है भारतीय नगरों को बांटना है, तो उसमें देखिए प्रशासनिक नगर पहला हो जाएगा। जैसे दिल्ली है, भोपाल है, ये प्रशासनिक नगर आ जाएंगे जहाँ पे शासन प्रशासन का काम होता है। दूसरा पॉइंट इसमें व्यापारिक नगर, जैसे कि मुंबई है, अहमदाबाद है, यहाँ व्यापार का गढ़ है। ठीक है, आगे यहाँ पे है नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ग्रामीण बस्तियाँ जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं आपको ये बताना है। एक होता अभी आपने पढ़ा गुच्छित बस्ती, जो घर पास पास बने समूह होते हैं, और रेखीय होता है। रेखीय का मतलब जैसे एक सड़क होता है, एक नहर होती है, ठीक है, ऐसे एक नदी होता है, ऐसे तो उसके किनारे किनारे घर बने होते हैं, तो एक रेखा में बना होता है। तो सड़क नहर किनारे जो घर बने होते हैं उन्हें हम रेखीय जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से रेखीय बस्ती हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में आप ले सकते हैं। आगे यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। जल
संरक्षण कैसे किया जाए, इसका उपाय बताइए। तो वर्षा जल संचयन करना, यानी छतों पर खेत में पानी को इकट्ठा करना जिससे हम वर्षा का जल का संचयन कर सकें। बांधों और तालाबों का निर्माण कराया जाए जिससे हम पानी को संग्रहित नहीं इकट्ठा कर सकें। तो कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके बाद 2023 का दोस्तों सेक्शन आ जाता है यहाँ पे, और 2023 में भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट किए गए हैं। तो मानव भूगोल के यहाँ विशेष क्षेत्र पूछा है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तो मानव भूगोल के जो है विशेष क्षेत्र में लिखेंगे। मानव भूगोल विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है और कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या की वृद्धि, उनके घनत्व, उनके वितरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसका विशेष क्षेत्र हो जाएगा। वहीं आर्थिक भूगोल में लिखेंगे, इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन है कि विश्व के किन्हीं दो जनसंकुल, दो जनसंकुल का मतलब होता है कि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। ठीक है, अब कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी यानी जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है वो आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, और यांगत्से हुआंगहो जो घाटी है जो चीन में पड़ता है ये आपका आ जाएगा। तो दो क्षेत्र आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम लिखिए। आपको पिछले भी आपने पढ़ा कि चतुर्थक क्रियाकलाप की आपको यहाँ पे परिभाषा पूछा था, क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछा सेवा। तो सेवा में यहाँ पे जो ही सेवा है यहाँ पे आ जाएगा IT सेक्टर यानी सूचना और प्रौद्योगिकी, और अनुसंधान एवं विकास यानी आपका खोज आ जाएगा। तो इस प्रकार से दो आप यहाँ पे सेवा लिख सकते हैं। आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नगरीय वस्तुओं के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो प्रकारों के आधार पे क्वेश्चन रिपीट किया गया है। प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, मैंने भी आपको ऊपर इसके बारे में बताया है। आगे है लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट किया गया है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में जनजाति जो बस्तियां होती हैं उसकी विशेषता के बारे में बताइए। तो जो जनजाति बस्तियां होती हैं वो वन क्षेत्रों में स्थित होते हैं, यानी जहाँ जंगली पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनजाति ज़्यादा निवास करते हैं, और इनका जनसंख्या जो घनत्व होता है कम होता है, घर दूर दूर बिखरे होते हैं, तो इनकी विशेषता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जल प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, यानी जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। तो पहले परिभाषा में आप यहाँ पे लिखेंगे कि जब नदियाँ, झीलों, कुओं और समुद्रों का पानी हानिकारक रसायन, कचरा, गंदगी मिल जाती है उसमें, तो पानी उपयोग जो है योग्य होता नहीं रहता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। अब इसके मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो उद्योगों के जो रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे गंदा पानी जो पानी होता है वो दूषित हो जाता है। घरेलू जो सीवर होते हैं, नालियाँ होती हैं, वो सीधे नदी में मिलती हैं तो पानी दूषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। अपशिष्ट मतलब होता है कूड़ा करकट, तो यहाँ पे कूड़ा लिखा गया है तो आप इसमें लिखेंगे नगरीय अपशिष्ट प्रबंधन में लिखेंगे शहरों में पैदा होने वाले कचरों को सही तरीके से एकत्र करना, अलग करना, पुनर्चक्रण करना, उन्हें सुरक्षित रूप देना, निपटान करना, ये सब जो है इसमें शामिल होता है। यानी शहरों में जो कूड़ा करकट बिखरा पड़ा होता है उसका हमें मैनेजमेंट करना है, यानी प्रबंधन करना है। ठीक है, अब कितने चरण होते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें लिखेंगे प्रमुख चरण में कचरे का संग्रहण करना, यानी घर घर से कचरा उठाना जो आमतौर पर शहरों में होता है। फिर उसके बाद कचरों का पृथक्करण, उसको अलग अलग किया जाता है, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से उसके जो हो जाएंगे आपके अलग करने की प्रक्रिया हो जाएगी। अब अगला सेक्शन आता है यहाँ पे 2023 में भी क्वेश्चन सेट हो रहा है यहाँ पे, और सेट नंबर आप दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितनी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। तो देखिए मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन रिपीट किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे परिभाषा आप लिख सकते हैं कि मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और प्रकृति के पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषा आप ले सकते हैं। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल के मानव समाजों, धरातल के बीच में कैसा अध्ययन है, संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, आगे है मानव संसाधनों को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। आगे देखिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं प्रारंभिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है गुच्छित बस्ती, ये भी रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट करते हैं ऐसा आप मान लीजिए 100% पेपर में यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा आपके। ठीक है, भारत में किन्हीं दो सिंचाई साधनों का नाम लिखिए। तो दो सिंचाई साधनों का नाम लिखना है। बहुत सारे सिंचाई के साधन हैं। पहला यहाँ पे नहर ले सकते हैं, दूसरा ट्यूबवेल या फिर कुआं ले सकते हैं। कुआं का इस्तेमाल तो अब नहीं होता है, लेकिन ट्यूबवेल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये आपके लिए नया है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है, इसका वर्णन करना है। तो आप हेडिंग डालेंगे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे।
इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में संतुलित विकास हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसमें सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सुधार, नवीनीकरण, जनजीवन उन्नति पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाले लोगों का जीवन सुधार किया जा सके। एक सिंपल परिभाषा आप यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है पर्वतीय क्षेत्र, यानी ऐसा विकास कार्यक्रम शुरुआत किया जाए जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलता रहे, जैसे सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, शिक्षा है, ये सब मिलता रहे। यही प्रक्रिया आपका पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिंगानुपात देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट लिंगानुपात किया है। ठीक है, देख लिए हैं। नेक्स्ट है भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो कोयला कहाँ कहाँ मिलता है? झारखंड के झरिया में या फिर बोकारो में मिलता है। तो यहाँ उच्च कोटि का जो है कुकिंग कोयला जो है यहाँ पे मिलता है। दूसरा पश्चिम बंगाल रानीगंज में मिलता है। पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा जो है पुराना कोयला क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन आपका अगला 2024 में सेट में पूछा गया था, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 24 में क्वेश्चन थोड़ा सा आपको चेंजिंग देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे कि प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रकृति का क्या हो रहा है? मानवीकरण हो रहा है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निश्चयवाद किससे कहते हैं, ठीक है, निश्चयवाद किसे कहते हैं, तो यही आंसर आपका लिखना होगा प्रकृति का मानवीकरण में। ठीक है, तो परिभाषा में लिखेंगे जब मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार समझता, उपयोग करता है, उसे मानवीय गुणों से जोड़कर देखता है, तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहा जाता है। यह मानव और पर्यावरण को संबंध को दर्शाता है। अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो आप इतना मत समझ लीजिए कि जो है प्रकृति का जो मानवीकरण है, इसमें प्रकृति क्या होती है? प्रकृति सर्वशक्तिमान होती है और जो मानव होता है वो मानव प्रकृति का दास होता है, क्योंकि मानव जैसा चाहता वैसा नहीं होता, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा मानव करता है। ठीक है, इसलिए मानव क्या है? दास है। आगे इसमें नेक्स्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय बताइए। जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो परिवार नियोजन अपनाना चाहिए, जन जागरूकता जो है बढ़ाना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, शिक्षा, विशेषकर महिलाओं को शिक्षित जो है शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है रोपड़ कृषि की दो प्रमुख फसलें का नाम बताइए। तो चाय और रबड़ 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पे कि साइबर स्पेस इंटरनेट को परिभाषित कीजिए। तो साइबर स्पेस इंटरनेट वह आभासी वैश्विक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर, मोबाइल, डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सूचना का आदान प्रदान जो है संचार संभव होता है। यानी कहने का मतलब जो मोबाइल है, कंप्यूटर है, डिजिटल उपकरण है, ये सब चलते हैं, किससे चलते हैं? साइबर स्पेस, जो अंतरिक्ष में कहीं न कहीं जो हमारा अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होता है उसके द्वारा इंटरनेट चलता है, मोबाइल पे आप बात कर पाते हैं। ये सब जो प्रक्रिया होती है वो साइबर स्पेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, आगे इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख जो संवर्ग हैं उनका उल्लेख कीजिए। यहाँ पे श्रमजीवी का मतलब होता है कि जो वो जनसंख्या जो काम करती है, जैसे कि 15 से लेकर 59 वर्ष की जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या में आती है, तो श्रमजीवी जनसंख्या कहलाती है। कौन कौन से वर्ग हैं ये आपको बताना है। तो इसमें लिखेंगे मुख्य कार्यकर्ता इसमें आते हैं, सीमांत कार्यकर्ता आते हैं, गैर कार्यकर्ता आते हैं, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम करने लायक होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए गुच्छित वस्तु को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख संवर्ग कौन कौन से हैं। संवर्ग का मतलब वर्ग ही पूछा है, तो कृषि योग्य भूमि होता है और वन भूमि होता है। 2 प्रकार की भूमि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद कुछ और भूमियाँ होती है, जैसे चारागाह भी होती है, बंजर और प्रति भूमि होती हैं, आवास और अन्य उपयोगी भूमि होती है। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीट किया गया है। ठीक है, आ जाते हैं सेक्शन नंबर नेक्स्ट पर 24 का दूसरा सेट यहाँ पे है कि मानव भूल के विषय क्षेत्र, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट किया दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया है। देखिए मानव भूल के विषय क्षेत्र फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। मानव संसाधन देखिए फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए। फिर इसके बाद नीचे ये लिंगानुपात को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। इसका सूत्र पूछा है, तो आप इसका सूत्र लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस सूत्र में, लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या, ऐसे ऊपर आप लिखेंगे स्त्रियों की संख्या लिख देंगे, ठीक है, बटे पुरुषों की संख्या लिख देंगे, पुरुषों की संख्या हो जाएगी, गुणे यहाँ पे 1000 कर देंगे, तो इसकी ये फार्मूला ऐसे निर्धारित किया जाता है। तो ये आप सूत्र इसमें लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, नगरीय अपशिष्ट कूड़ा प्रबंधन। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, देख लीजिए अच्छे से कितनी बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया भाई साहब, अच्छे से देख लीजिए,
दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन रिपीट करते हैं दोस्तों। आप पूरा अगर तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 8 क्वेश्चन जो अति लघु आता है ना, वो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। एक ही 2 क्वेश्चन मान लो कहीं इधर से आ जाएगा, लेकिन आपका कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। 2 धात्विक खनिज का नाम पूछा है, लौह अयस्क तांबा आप लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला है विश्व के किन्हीं 2 समुद्री पत्तनों का नाम बताना है। 2 पूछा है, मैंने यहाँ 5 लिखा है ताकि जो है आप कोई भी लिख सकते हैं। सिंगापुर है, टोक्यो है, लंदन है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है। अगर बात करें सिंगापुर एक देश है, सिंगापुर नाम से ही बंदरगाह है। टोक्यो जापान की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और मुंबई जो है भारत में, जो मुंबई है ये मुंबई भारत में है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का शहर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 2 लिखना है आपको। फिर इसके बाद क्वेश्चन है मानव विकास को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है तो मानव विकास में लिखेंगे, मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, अवसर, समानता, जीवन स्तर के सुधार के माध्यम से मानव अपनी क्षमताओं को क्या करता है, विकसित करता है, विस्तार करता है। इसका उद्देश्य लोगों के बेहतर और सम्मानजनक जीवन को प्रदान करना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्वेश्चन 25 में पूछा है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, रटजल के शब्दों में मानव बल की परिभाषा लिखिए। मैंने अभी आपको ऊपर बताया इसके बारे में। फिर क्वेश्चन इस प्रकार से फिर से देखिए, क्वेश्चन रिपीट किया है। आइए देखते हैं कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। तो परिभाषा आप इसके देखे हैं मानव भूगोल के रटजल के अनुसार में। उपागम देख लेते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन इसमें है कि मानव विकास के 2 उपागम बताइए। उपागम कब होता है, साधन, स्रोत, कैसे हम मानव विकास को नाप सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें आय उपागम, आय क्या है, एक स्रोत है जिसके आधार पे हमें जान सकते हैं कि मानव कितना विकास कर सकता है। तो आय जो विकास होता है, ये आय और आर्थिक वृद्धि के आधार पे मापा जाता है। यानी जिसका आय जितना ज़्यादा होगा, विकास उतना ज़्यादा होगा। सिंपल। मानव पूंजी उपागम, मानव पूंजी का मतलब ये है कि मानव अपने आप में एक पूंजी है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के आधार पर जो है वो माप सकता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि से क्या तात्पर्य है। निर्वाह कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की जरूरतों के लिए उत्पादन करता है, कम आधुनिक साधनों का उपयोग करता है और उत्पादन सीमित होता है। नाम से स्पष्ट, जीवन निर्वाह, यानी अपने जीवन यापन के लिए जो कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। नेक्स्ट है खनन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। खनन क्यों प्रभावित होते हैं, तो खनन को भूगर्भिक संरचना, खनिज की गुणवत्ता, गहराई, परिवहन सुविधा, मजदूर, ये सब जो है प्रभावित करने वाले इसके कारक हैं। तकनीकी, बाजार की मांग, ये सब इसको प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सफेद कलर और नीला कलर श्रमिक में विभेद यानी अंतर बताइए। तो सफेद कलर में वो आते हैं जो श्रमिक कार्यालय में काम करते हैं, प्रबंधक में काम करते हैं, तकनीकी काम करते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए कि इन्हें सफेद कलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सफेद जो है कपड़े पहनकर, टाई बेल्ट लगाकर ऑफिस में, दफ्तर में, कार्यालय में बैठे रहते हैं और काम करते हैं, उन्हें हम सफ़ेद जो है कलर के नाम से जानते हैं। नीला कलर वो होते हैं जो सारे श्रम करते हैं, औद्योगिक में काम करते हैं और वो कहने के उत्पादन से जुड़े होते हैं, तो इन्हें नीला कलर कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें है उत्तर भारत के 2 गैरसैन्य यानी छावनी जो नगर होते हैं जिसे हम सैनिक नगर कहते हैं, वो आपको बताना है। तो मेरठ और अंबाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे है भारत के 2 प्रमुख मैग्नीज उत्पादक राज्य लिखना है। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। तो उसे आप याद कर सकते हैं मामा के नाम से। ठीक है, कि मामा आपके मैगी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मामा मैगी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, तो मैगी से मैग्नीज हो जाएगा और माँ से महाराष्ट्र और माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत के 2 राज्य जिनमें वायु ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थिति है। यानी सिंपल भाषा से कहा जाए पवन ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा जो है तमिलनाडु में अच्छा वहाँ पे परिस्थिति है, तमिलनाडु में और गुजरात में भी कहीं के इसका उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, आगे है 25 नंबर का अगला सेट आ जाता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया है। तो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए। आपको बता दें क्वेश्चन 4 नंबर में या 6 नंबर में भी पूछा जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप इसे जरूर तैयार करेंगे। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एक जलवायु है, दूसरा जल की उपलब्धता है। जलवायु का मतलब है कि जहाँ कहीं पे ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, शीत ऋतु हो ज़्यादा होती हो, क्या वहाँ रहना लोग पसंद करेंगे, नहीं। ज़्यादा कहीं पे गर्मी पड़ती हो, वहाँ रहना पसंद करेंगे, नहीं। जहाँ पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी यानी शीतोष्ण कटिबंध जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ ज़्यादा मानव निवास पसंद करता है रहना। ठीक है,
जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता में इसमें लिखेंगे कि मान लो कहीं पे गंदा पानी मिल रहा है पीने के लिए, कहीं पे एक स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे स्वच्छ पानी मिलता है, जहाँ गंदा पानी मिलता है? आपका जवाब होगा जहाँ स्वच्छ पानी मिलता है वहाँ रहना पसंद करेंगे। तो जनसंख्या को ये दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप फिर से रिपीट किया गया है, आप इसे एक बार देख चुके हैं। फिर विश्व के 2 समुद्र जो समुद्री पत्तन, ये भी रिपीट किया है क्वेश्चन। फिर वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है क्वेश्चन वायु प्रदूषण वाला। ठीक है, आगे आते हैं परिवहन का, वायु परिवहन का महत्व क्या है, तो इसमें लिखेंगे वायु परिवहन के महत्व के बारे में। वायु परिवहन सबसे तेज, सबसे सस्ता, और सस्ता नहीं है, सबसे तेज है, लेकिन सुविधाजनक और दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाला साधन है। यह आपदा राहत, व्यापार, पर्यटन और सामरिक गतिविधियां, सामरिक मतलब सैन्य की गतिविधियों के लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट का है भूमि का जो है प्रमुख संवर्ग, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट में, सूखा प्रवण क्षेत्र के विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं बताइए, यानी जिन क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है उसका विकास कैसे किया जाए, उसके लिए क्या कार्यक्रम चलाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, सिंचाई विस्तार, वर्षा जल संचयन, रोजगार का सृजन और इसके बाद जो है और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु केंद्रित है, ताकि सूखे क्षेत्र को जीवन और कृषि में सुधार किया जा सके। ठीक है, भारत में 2 धात्विक खनिजों का नाम बताइए, तो इसके बारे में क्वेश्चन ये भी रिपीट किया है, लौह और तांबा हो जाएगा। इसके बाद 25 का और एक और सेट आपके सामने है, इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए मानव भूल को परिभाषित कीजिए, एवरग्रीन क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। फिर प्राथमिक क्षेत्र के 2 कार्य बताइए, क्या काम होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि काम होता है, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी खनन होता है। ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, बाकी सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है ये गतिविधियां जैसे सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कि आयु जो संरचना होती है, आयु संरचना क्या है, इसके बारे में लिखना है। आयु संरचना किसी देश की कार्यशील जनसंख्या और निर्भर जनसंख्या और विकास की संभावनाओं, रोजगार योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता के अनुसार जो है अनुमान मिलता है। अगर इसको सिंपल भाषा में कहें तो आयु संरचना का मतलब होता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था होती है, तो जो 15 से 59 वर्ष के बच्चे नहीं, जो लोग होते हैं ये कार्यशील जनसंख्या में आती है, जो यहाँ पे लिखा गया है कार्यशील जनसंख्या। निर्भर जनसंख्या का मतलब क्या है, जो किसी पर आश्रित होते हैं, जो किसी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, विकासित जनसंख्या क्या होती है, जो विकसित होते हैं, जो विकास करते हैं, अपने आप में शिक्षित होते हैं, उनके अंदर नॉलेज होती है, विकास करते हैं। इस प्रकार से आप उसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य बताइए, यानी WTO के बारे में आपको बताना है। WTO अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाता है। ठीक है, 2 कार्य में 2 पॉइंट आप लिखेंगे, मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, आप 2 पॉइंट लिख देंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि WTO है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू और पारदर्शी, निष्पक्ष बनाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह देशों के बीच में व्यापार विवादों को समाधान करता है और व्यापार नियमों को पालन सुनिश्चित करता है। तो 2 पॉइंट आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि फसल गहनता की गणना कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि शस्य फसल का जो है गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो शस्य फसल और फसल गहनता बात एक ही है, इसका मतलब लिखेंगे शस्य फसल या फसल गहनता बराबर कुल बोया गया क्षेत्र, यानी जो जमीन है उस पर कितना क्षेत्र पर बोया गया है, यानी फसल बोया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसको भागे का निशान, बटे का निशान है। कुल शुद्ध कृषि योग्य भूमि, यानी कितना बोया गया क्षेत्र और कितनी योग्य भूमि है। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका फार्मूला लिख सकते हैं। आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में रेल परिवहन के महत्व के बारे में बताना है। क्या महत्व है सभी जानते हैं। रेल परिवहन सस्ता, ऊर्जा कुशल, लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है। यह यात्रियों और कृषि उत्पादों, खनिजों और औद्योगिक वस्तुओं की परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्रीय एकता में काफी मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पारंपरिक ऊर्जा के 2 स्रोत बताइए। तो कोयला और पेट्रोलियम, ये ऊर्जा ऐसे होते हैं जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, इस पे आप टिप्पणी लिखिए, क्या आपका राय है। तो चीनी उद्योग गन्ने की उपलब्धता पर निर्भर करता है। गन्ने की पेराई केवल सीमित महीनों में होती है, इसलिए चीनी मिलें वर्ष भर नहीं चल पाती है, इसी कारण मौसमी उद्योग कहलाता है, सिंपल परिभाषा। ठीक है, फिर 25 का एक और सेट आपके सामने आ चुका है, इस
प्रकार से क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे सिंपल भाषा में प्रवास अगर आपसे पूछ लेगा तब भी राइट आंसर यही होगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थानांतरण परिभाषा में स्थानांतरण माइग्रेशन वह प्रक्रिया है जिसमें लोग किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से निवास बदलते हैं। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या प्राकृतिक कारण हो सकता है। जब एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं, या इसी को स्थानांतरण कहते हैं। सिंपल, ठीक है। आगे यहाँ पे है लिंगानुपात को कैसे मापा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो यहाँ पे सूत्र एक बार देख लीजिए कि लिंगानुपात बराबर होता है कुल स्त्रियों की संख्या बटे यानी भागे कुल पुरुषों की संख्या गुणे 1000। इसको बॉक्स में कर देंगे, बढ़िया पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे ट्रक फार्मिंग कृषि क्या होती है, या फिर ट्रक फार्मिंग क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे इसके बारे में। ट्रक फार्मिंग में सब्जियों और फलों और जो है जल्दी खराब होने वाली फसलों का उत्पादन शहरों और बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन्हें ट्रक द्वारा तुरंत बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इन्हें ट्रक फार्मिंग कृषि कहा जाता है, ठीक है। आगे है जल परिवहन के लाभ क्या है। तो इसके बारे में क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। जल परिवहन सस्ता, ईंधन कुशल और भारी सामान के लिए उपयुक्त परिवहन के लिए अनुकूल होता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है, ठीक है। आगे है मानव बस्ती को कैसे आप परिभाषित करेंगे। तो मानव बस्ती को थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है। मानव बस्ती वह स्थान है जहां मनुष्य अस्थायी या फिर अस्थायी रूप में रहकर घर, सड़क, बाजार, अन्य सुविधाएं विकसित करता है। यह ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धरातलीय जल संसाधन के 4 स्रोत बताइए। तो यहाँ पे देखिए, पहला नदी हो जाएगा, धरातल पे है। झीलें हो जाएंगे, जलाशय हो जाएंगे, तालाब हो जाएंगे। तो 4 संसाधन लिख सकते हैं, सिंपल है। आगे है जल प्रदूषण कैसे कारणों का उल्लेख कीजिए, कैसे होता है। ये भी क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है साझा संपत्ति संसाधन को परिभाषित कीजिए। साझा संपत्ति संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का होता है, जैसे चारागाह, तालाब, जंगल, ये सब साझा संपत्ति संसाधन होते हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट वाला सेक्शन, और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको रिपीट देखने को मिलेगा। और आते हैं इसका उत्तर देखते हैं। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर प्राप्त जो जनसंख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर पे व्यक्त करता है। तो अगर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ पे है ये पूछ ले आपसे, तो जवाब होगा बिहार में है। सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसको आप याद कर सकते हैं ट्रिक से। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बिहार में है। तो आप यहाँ पे देखिए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे आर दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले ए आता है। तो सबसे कम कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? बिहार में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 नंबर ये है, ये 2 नंबर है। तो आप दोनों को रिलेट करके याद कर लीजिए, दोनों मानचित्र में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसमें लिखेंगे मिश्रित कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों एक साथ किए जाते हैं, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। इसमें किसानों को अतिरिक्त जो है आय, खाद, श्रम उपयोग, जोखिम का जो है कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कि प्रौद्योगिकी नवाचार क्या है। आपको बता दें कि जो ये पेपर आप देख पा रहे हैं ये मॉडल पेपर है जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है, ठीक है, वो मॉडल पेपर है। यहाँ तकनीकों, उपकरणों और विधियों का विकास और उपयोग किया जाता है। इसमें क्षमता, गुणवत्ता, दक्षता, आर्थिक प्रगति की वृद्धि प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाती है। अगर इसको सिंपल भाषा में आपको समझा दूं तो बस आप इतना समझ लीजिए कि जो नई नई तकनीकी खोज होती हैं, जो नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नई नई मशीनें आती रहती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, वही आपका प्रौद्योगिकी नवाचार है, ठीक है, सिंपल भाषा में। आगे यहाँ पे लाल कलर श्रमिक क्या होता है ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। उद्योगों और कारखानों या निर्माणों में जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें लाल कलर श्रमिक कहा जाता है। ये उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, यानी हम इसे कह सकते हैं जो लाल कलर होते हैं प्राथमिक क्रिया से जुड़े होते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्रिया से जुड़े होते हैं। आगे आते हैं इसमें नेक्स्ट शांत बस्ती क्या होती है। शांत बस्ती घुमा दिया है, इसे गुच्छित बस्ती कहा जाता है। गुच्छित बस्ती हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन घुमा दिया है। गुच्छित बस्ती को शांत बस्ती कहा जाता है। जब घर एक दूसरे के पास पास संघ रूप में समूह में बने होते हैं, आबादी कम क्षेत्रों में केंद्रित होती है, तो ऐसी बस्तियों को
शांत बस्ती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाभ की ऊर्जा क्या है, इसके नाभ की ऊर्जा के दो केंद्र बताइए। तो नाभ की ऊर्जा परमाणु के नाभिक के विखंडन और संलयन से प्राप्त ऊर्जा को नाभ की ऊर्जा कहा जाता है। यानी विखंडन का मतलब होता है कि जब परमाणु टूटकर अलग होते हैं तो उससे एनर्जी बनती है और उस एनर्जी से नाभ की ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। और संलयन का मतलब जो होता है जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तब उससे जो है संलयन होता है और फिर नाभ की ऊर्जा यहाँ पे बनाई जाती है। इसके दो प्रमुख केंद्र हैं, पहला तारापुर है, दूसरा रावत भाटा है। तो यहाँ पे जो है आप रावत भाटा, तारापुर और रावत भाटा याद कर सकते हैं। मानचित्र में पूछा जा सकता है एक परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लौह अयस्क उत्पादक राज्य बताइए। तो क्वेश्चन रिपीट किया गया है, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन होता है। नेक्स्ट है भारत के दो भाषाई समूह के बारे में बताइए। तो भारतीय, आर्य और द्रविड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे प्रतिशत पेपर आ जाता है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मॉडल पेपर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे है अशोधित जन्म दर, यहाँ पे सूत्र पूछा है। तो पहले अशोधित जन्म दर के बारे में लिखेंगे, किसी क्षेत्र विशेष में प्रति हजार जनसंख्या में जन्म लेने वाले जीवित बच्चों की जो संख्या होती है उसी को अशोधित जन्म दर कहा जाता है। इसका सूत्र है, आप इसको बॉक्स में कर देंगे, ऐसे करके अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। अशोधित जन्म दर बराबर होता है किसी वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या और उस वर्ष में मध्य की कुल जनसंख्या कितनी है ये, और फिर जो है मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नेक्स्ट है, भूमध्यसागरीय कृषि के 4 प्रमुख क्षेत्र बताइए। तो यूरोप में दक्षिण फ्रांस, इटली जो है ये आपके आ जाते हैं। अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका का तटीय क्षेत्र आ जाता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया मध्यवर्गीय क्षेत्र आ जाता है। और अन्य में चिली मध्यवर्गीय क्षेत्र, ये सब जो है कहीं कहीं इसमें भूमध्यसागरीय कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण से नगरीय जो है प्रवासिनी पुरुष प्रधान जो होते हैं वो प्रवास क्यों होता है, पुरुषों का प्रवास ज़्यादातर क्यों होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर जो कमी होती है इसीलिए कृषि में अति दबाव बढ़ जाता है, इसलिए पुरुष जो होते हैं रोजगार की तलाश में जो है शहरों में जाते हैं। शहरों में बेहतर वेतन, शिक्षा, सुख सुविधाएं जो है मिल जाती हैं जिससे यहाँ पे लोग आकर्षित होते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन फुटकर व्यापार सेवा पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। यह वह व्यापारिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं को सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जाता है और यह व्यापार छोटी मात्रा में होती है। इसके अंतर्गत फेरी वाले, रेहड़ी वाले, जो पटरी वाले पे रोड पे लगाते हैं वो सब, मोहल्ले की दुकान जो होती है सब फुटकर व्यापार सेवा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर बताइए। तो ताप विद्युत में लिखेंगे, ताप विद्युत वो होता है इसमें कोयला ईंधन से बनती है, कोयला या फिर ईंधन से बनती है, उसे हम जो है ताप विद्युत कहते हैं। इसमें प्रदूषण जो है अधिक करती है। जल विद्युत की बात करें तो उसमें जल विद्युत जल शक्ति से बनती है जिसमें डैम यानी बांध बनाकर उत्पादन किया जाता है। इसमें प्रदूषण जो है वो कम होता है और यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। आगे है सतत पोषणीय विकास क्या होता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसका अर्थ है कि ऐसा विकास जो वर्तमान की पीढ़ी आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा कर ले कि आने वाली पीढ़ी जरूरत को पूरा हो जाए और पर्यावरण जो है उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे। सिंपल भाषा में कहें तो जो आपकी वर्तमान की पीढ़ी है, आप जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं वही संसाधन आने वाली आपकी पीढ़ी अगर उपयोग कर लेती है तो इसी को सतत पोषणीय विकास कहा जाता है। वही बात करें अगले क्वेश्चन पर, परिवहन के बारे में इसकी परिभाषा प्रकार लिखेंगे। तो परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, और इसके प्रमुख जो प्रकार हैं वो सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। 2 लिखना है, 2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया है कि पूर्वी तट पर स्थित 2 बंदरगाहों के नाम बताना है। तो पूर्वी तट पर आप स्थित है, यहाँ पे चेन्नई है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, तो यहाँ पे विशाखापट्टनम पारादीप भर सकते हैं या कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज़ आप लोग काम कर देते हैं, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको PDF पूरा अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से एक बार पढ़ लेना अच्छे से। 9250 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको जो है जो पूरा PDF है ये अवेलेबल करा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।